Bismillahirrahmanirrahim. MTH 403. Find real x and y if x plus iota y into 2 minus 7 iota is conjugate of 3 plus 7 iota. तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना लेंगे। इसका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है 3 प्लस 7 आयोटा के कंजुगेट के। तो कंजुगेट का मतलब कि इमेजरी का साइन आपने चेंज कर देना है। 3 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करा लेंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 7y प्लस आयोटा इंटू माइनस 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 7 आयोटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करेंगे तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी। 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। माइनस 7x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 7, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे, x y की वैल्यूज आ जाएंगी। इक्वेशन नंबर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इनको ऐड करें, y का आंसर आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को इस तरह हमने सिंप्लीफाई किया, y का आंसर आ गया 7/53। अब जो y का आंसर है किसी एक इक्वेशन में पुट करें, तो मैं उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, उससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया गया 2x प्लस 7 इंटू 7/53 इज इक्वल टू 3, इसको सिंप्लीफाई कराया 2x आ गया 110/53 और सिंप्लीफाई कराया तो x की वैल्यू आ गई 55/53। प्लस माइनस आपने खुद देख लेना है। दो मेथड कराऊंगा। 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 आयोटा और सारी की पावर 9। इसको डिमावर्स थ्योरम की सपोर्ट से हमने हल करना है। न्यूमरेटर को हम z1 कह लेते हैं, डिनोमिनेटर को हम z2 कह देते हैं। तो z1 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो फाइंड कर लेंगे, उसको हम r1 भी कहते होते हैं, वो आ गया √6। टेंजेंट थीटा होता है y डिवाइडेड बाई x, y इसमें 2 है, x √2 है, 2/√2 आपके पास √2 आ जाएगा और θ1 आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स √2। इसी तरह r2 भी आप निकाल लेंगे, यानी कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो भी आपके पास √6 आएगी और टेंजेंट θ2 क्या आ जाएगा y डिवाइडेड बाई x। θ2 आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स √-2। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मुख्तसर बात क्या है, इसका आंसर आपके पास एंगल का प्लस में आएगा और इसका आंसर आपके पास माइनस में आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर पे, आपके पास आ जाएगा 54.73 डिग्रीज, या अगर आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो आपके पास आ जाएगा 0.96 रेडियंस। 54.73 डिग्री या 0.96 रेडियन ये प्लस में आ जाएगा और इसको हम ज़रा माइनस में लिख लेंगे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में उसमें हमने माइनस थीटा लिखना होता है। माइनस 54.73 डिग्रीज या माइनस 0.96 रेडियन, क्योंकि डिमावर्स थ्योरम में हमने रेडियंस यूज़ करने होते हैं, तो फिर मैं इसको रेडियंस में ही चलाऊंगा। तो √2 प्लस 2 आयोटा आपके पास क्या आ गया, इसको हमने लिखना होता है इस तरह, r मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये आ रहा है आपके पास √6। थीटा हमारे पास जो रेडियंस में था वो मैंने पुट कर दी, cos 0.96 प्लस आयोटा साइन 0.96। इसी तरह √2 माइनस 2 आयोटा वाला आपके पास क्या आ जाएगा √6 इंटू cos माइनस 0.96 प्लस आयोटा साइन माइनस 0.96। अब cos में आप माइनस लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इवन फंक्शन है, तो ये आप इसमें माइनस बेशक ना लिखें। लेकिन साइन में, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है, माइनस आपने बाहर लिखना होता है, तो आप चाहे इस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में, ये आपकी अपनी मर्जी। अब क्वेश्चन में क्योंकि डिवाइड हुआ हुआ तो हम उसी को लेके चलते हैं। ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली, इस √2 माइनस 2 आयोटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली। √6 कैंसिल हो गए। अब ये आपका रूल है, रूल ये है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या आप इसको θ1 कह लें, cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 डिवाइडेड बाई cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2। तो हम इसको लिखते हैं cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। अगर डिवाइड हो रहे हो तो आपने माइनस करना है, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है यही चीज़, तो फिर आपने उसको प्लस करके लिख देना है, क्योंकि आपके पास आएगा cos 0.96 माइनस 0.96, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, cos 0 आ जाएगा, मतलब इसका आंसर आपके पास 1 आएगा। इसी तरह यहाँ पे आएगा 0.96 माइनस 0.96, वो प्लस हो जाएंगे, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आयोटा साइन 1.92। अब जो उसकी पावर 9 है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पावर 9 थी, दोनों साइड पे हमने पावर 9 कंसिडर कर ली। cos 0 प्लस आयोटा साइन 1.9 और उसकी पावर 9। अब इसमें एक्चुअली अब डिमावर्स थ्योरम यूज होगा। वो आपके पास थ्योरम है क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज़ टू पावर n। उसमें जो पावर होती है आपके पास वो हम इधर एंगल में लिख देते हैं, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 0 वो तो 0 ही हो जाएगा, और 1.92 मल्टीप्लाई बाई 9 वो आपके पास आता है 17.28। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 1 प्लस
3 आयोटा। अब इसको दूसरे मेथड से चेक करते हैं। अंडर 2 प्लस 2 आयोटा, जो पहले स्टेप हमने पिछले मेथड में किया था, ये बिल्कुल उसी तरह, यानी कि आर और थीटा की हमने वैल्यू निकाल ली। आर और थीटा की वैल्यू निकालने के बाद ये जो इसकी पावर 9 थी वो मैं अप्लाई करने लगा हूँ। अप्लाई का मतलब है डिमॉर्गन थ्योरम भी यूज़ करेंगे, यानी कि अंडर 6 की पावर भी 9 हो जाएगी और ये जो कुछ है इसकी पावर भी 9 हो जाएगी। जब डिमॉर्गन थ्योरम यूज़ होगा 0.96 मल्टीप्लाइड बाय 9, सिमिलरली 0.96 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये आपके पास आ जाएगा cos 8.64 प्लस आयोटा साइन 8.64। अब जो दूसरा था हमारे पास 1/√2 माइनस 2 आयोटा, उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का बेनिफिट क्या होगा कि जो न्यूमरेटर आपके पास आया हो इसकी वैल्यू भी आपने फाइंड की है वो हम पुट कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 1/6 इंटू √2 प्लस 2 आयोटा। अब दोनों तरफ हम पावर 9 कंसिडर करते हैं। दोनों तरफ पावर 9 आने के बाद 1/6, तो 6 की पावर भी 9 आ गई और ये जो कुछ है इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड की है। ये एज इट इज़ हमने उसी तरह लिख दी, जो भी इसकी वैल्यू थी वो हमने सेम पुट कर दी। पुट करने के बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये वही सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब होगा क्या, ये √6 की पावर जो 9 है और ये भी √6 की पावर 9 है, जब मल्टीप्लाई होंगी तो 6 की पावर 9 हो जाएगी। इधर डिनोमिनेटर में भी 6 की पावर 9 है, वो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद इसको आपने उसी तरह सिंप्लीफाई कर लेना। ये आ जाएगा cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 मल्टीप्लाइड बाई cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2, तो वो क्या हो जाएगा cos θ1 प्लस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2, वो आपके पास आ जाएगा 17.28। तो cos 17.28 आपके पास 0.95 आता है, राउंड ऑफ करें तो 1 बन जाएगा और साइन 17.28 आपके पास 0.3 आयोटा आती है। यानी कि दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आ रहा है। Z1 दिया हुआ 3 आयोटा और Z2 दिया हुआ 3 - 4 आयोटा, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं है बल्कि Z1 और Z2 ही हैं। बाय यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमारे पास क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2। तो जब हमने एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी होती है तो फिर इनइक्वालिटी नहीं बल्कि ये इक्वालिटी आ जाती है, क्योंकि ये पॉइंट्स को लीनियर पॉइंट्स आते हैं तीनों। तो Z1 की हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे x² + y² अंडर द रूट उस फार्मूले से। Z1 3 आ जाएगा, इसी तरह Z2 हमारे पास 5 आ जाएगा, √25 विच इज़ इक्वल टू 5। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाती हैं। इनकी एक्सट्रीम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8, और अगर लीस्ट वैल्यू पूछे तो आपने उनको सब्ट्रैक्ट करके फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है। मतलब 5 - 3 करें, 3 - 5 करें, आपकी अपनी मर्जी। डिमॉर्गन थ्योरम यूज़ करके हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको जी के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट करने के बाद रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा, उसकी पावर 10 आ जाएगी और 4⁵ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये 1 प्लस √3 आयोटा, इसको आप Z1 लेट कर लें, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करें 2 आ जाएगी। एंगल चेक कर लें क्या है, cos θ x/r होता है, sin θ y/r होता है, तो वहाँ से थीटा में पता चल गया 5/3, क्योंकि cos भी पॉजिटिव है साइन भी पॉजिटिव है, ज़रा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। थीटा हमारे पास आ गया 5/3, तो z हमारे पास होता है r सिस थीटा, तो r हमारे पास 2 आया हुआ है। r मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, वो हमारे पास 2 आया हुआ है, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। अब ये Z1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो z हमारे पास आ जाएगा 1/4⁵ जो पहले से है, और Z1 हमारे पास था 2 × cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 और इसकी पावर थी 10, तो 2⁻10 और 4⁵5, 4⁵5 भी 2⁻10 नहीं होता, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास आ जाएगा cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, उसकी पावर आ जाएगी 10। अब हम डिमॉर्गन थ्योरम यूज़ करेंगे। डिमॉर्गन थ्योरम हमें यही बताता है कि जो पावर है एंगल में आ जाएगी, यानी कि बन जाएगा cos 10 π/3 प्लस आयोटा साइन 10 π/3, cos 10 π/3 प्लस आयोटा साइन 10 π/3। 10 π/3 को हम लिख लेते हैं 6π प्लस 4π होल डिवाइडेड बाई 3, तो जब 3 से डिवाइड होगा ये आ जाएगा 2π प्लस 4π/3, तो 2π डिस्कार्ड हो गया, हमारे पास आ गया cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। 4π/3 को हम कर लेते हैं पाई प्लस π/3। अब पाई पे फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, cos cos ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, लेकिन पाई प्लस थीटा हमारे पास इन दोनों केसेस में थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, जिसको वैसे यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और cos π/3 होता है -1/2 और साइन π/3 होता है -√3/2, यानी कि नेट रिजल्ट हमारा आ जाएगा -1 -√3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2। Represent the equation, standard equation of parabola, find the vertex and focus। तो ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है
पैराबोला की इक्वेशन हमें पता कैसे चलता है पैराबोला की, उसमें कोई एक्स स्क्वायर होगा, या एक्स स्क्वायर होगा या वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है तो आप ये स्क्वायर कंप्लीट कर लें, 5/2 का स्क्वायर ऐड कर लें, 5/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लें, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 5/2। बाकी जो कुछ बचा हुआ उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, वहाँ पे हमारे पास आ गया 2y प्लस 5/4। तो y को आप अकेला करें, इनके 2 कॉमन ले लें, ये आ गया 2 इंटू वाई प्लस 5/8। अब ये इक्वेशन हमारी बन गई एक्स स्क्वायर, आप कैपिटल एक्स क्या लें, एक्स प्राइम क्या लें, आपकी मर्जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है कि a जो है वो 1/2 आ रहा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5/2, कैपिटल y इज इक्वल टू वाई प्लस 5/8, 4a इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1/2, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है पैराबोला की। अब हम वर्टेक्स और फोकस फाइंड करते हैं। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, इनके x को 0 करेंगे तो स्मॉल x आ जाएगा -5/2, कैपिटल y को 0 करेंगे तो स्मॉल y आ जाएगा -5/8। तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया -5/2, -5/8। इस तरह फोकस के कोऑर्डिनेट्स इस केस में हमारे पास होंगे 0a, तो x तो ऑलरेडी हमारे पास -5/2 आया हुआ है, a की वैल्यू हमने 1/2 फाइंड की थी, कैपिटल y की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू पुट करते हैं, y हमारे पास आ जाएगा -1/8। तो फोकस आ गया -5/2, -1/8। फाइंड एसिम्प्टोट्स, एक्सप्रेशन दिया हुआ x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस 4x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 11। तो जितनी इस इक्वेशन या एक्सप्रेशन की डिग्री होगी उतने ही एसिम्प्टोट्स होंगे। अब इसमें हमें जो मैक्सिमम पावर नज़र आ रही है वो 4 नज़र आ रही, तो इसका मतलब है कि इसके 4 एसिम्प्टोट्स होंगे। For asymptotes parallel to x-axis, we will have to put the highest power of x is equal to 0। अब जहाँ पे हम x की पावर ढूंढेंगे, मैक्सिमम कौन सी, x की पावर 4 है, उसका जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल टू 0 करेंगे। अब क्योंकि 4 तो इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी ऐसा एसिम्प्टोट नहीं है जो x-axis के पैरेलल हो। For asymptote parallel to y-axis, we will have to put the highest power of y is equal to 0। अब इसमें y की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास 3 है, और एक y पावर 3 ये भी नजर आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा -x, यहाँ से आएगा +1, तो -x + 1 को y के इक्वल करेंगे, इनके x इज इक्वल टू 1, एक एसिम्प्टोट आ जाएगा। -x + 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 इज एन एसिम्प्टोट विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब इंक्लाइंड या स्लैंट एसिम्प्टोट फाइंड करने की तरफ चलते हैं। तो जो आपकी मेन इक्वेशन थी वो क्योंकि 4th डिग्री है, तो सबसे पहले आपने वो टर्म जिनमें डिग्री 4 है उनमें x की जगह पे 1 पुट करना है और y की जगह पे m पुट करना है। इक्वेशन थी x स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली, तो इसमें आप देख लें कहाँ पे डिग्री 4 बन रही है। एक ये टर्म है जिसमें डिग्री 4 बन रही है, इसमें भी डिग्री 4 बन रही है, इसमें भी डिग्री 4 बन रही है। आगे जो है ये 3rd डिग्री है, ये भी 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 0 डिग्री। तो जो टर्म जिनमें डिग्री 4 है उनमें हमने सिर्फ x की जगह पे 1 और y की जगह पे m, इनके जो पहली 3 टर्म्स हैं इनमें हमने x की जगह 1 पुट कर दिया और y की जगह पे m पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया m² माइनस m³ प्लस। इसी तरह आप जो 3rd डिग्री टर्म्स हैं उनमें भी यही करेंगे, जैसे ये 3rd डिग्री है और ये 3rd डिग्री है, इनमें हम x की जगह पे 1 पुट कर लेंगे और y की जगह पे m पुट करेंगे, वहां से हमारे पास आएगा 2m प्लस m³। इसी तरह 2nd डिग्री वाली भी चेक करते हैं। 2nd डिग्री वाली सिर्फ ये 2 है, इनमें हम x की जगह पे 1 और y की जगह पे m पुट करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 1 - 2m²। अब ये जो आपके पास 4th डिग्री वाली चीज़ आई थी m² - m³ + 4, इसको आप 0 के इक्वल करके वहाँ से m की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। अब ज़ाहिर है यहाँ पे क्योंकि 3rd डिग्री है तो m की हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, -m³ + m² + 4 इज इक्वल टू 0। तो जब m की जगह हम 2 पुट करते हैं तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, यानी कि m इज इक्वल टू 2 इज अ रूट। तो नेक्स्ट रूट आप जिस तरह मर्जी फाइंड कर लें, सिंथेटिक ट्वीन मैंने तो अप्लाई की, m इज इक्वल टू 2 इज अ रूट, तो ये सिंथेटिक ट्वीन अप्लाई करके हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है -x² - x - 2, या माइनस कॉमन ले लें, x² + x + 2 इज इक्वल टू 0। a 1 है, b भी 1 है, c 2 है, वैल्यूज पुट करते हैं, b की जगह 1 पुट हो गया, यहाँ पे भी 1 पुट हो गया, -4, a की जगह भी 1 और c की जगह 2, तो हमारे पास आ गया 1 - 8 इज इक्वल टू -7। यहाँ पे अब हमारे पास जो रूट बन रहा है वो इमेजिनरी रूट बन रहा है, √-7 आ रहा है। तो अगर इमेजिनरी रूट हो तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ रियल रूट की बात करेंगे। तो m की वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, 3 वैल्यूज हमारे पास आई थी, एक रियल और 2 इमेजिनरी। अब m की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने c की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू फाइंड करने के 2 मेथड है, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्या है जी, जो 4th डिग्री वाली आपके पास टर्म्स आई थी
उनका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमारे पास जो 5 ऑफ एम आया एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब प्लस 4, तो उसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो -3m स्क्वायर प्लस 2m आ जाएगा। m की जो वैल्यू आपके पास 2 आई थी वो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। इनके डेरिवेटिव में आपने m की जगह पे 2 पुट किया, ये आ गया -8। इसी तरह जो थर्ड डिग्री वाली टर्म्स आई थी उनको डिफरेंशिएट आपने नहीं करना, डिफरेंशिएट किए बगैर वहां पे हम की वैल्यू पुट करनी, पुट करेंगे वो 12 आ जाएगा। तो c हमारे पास होता है -5 ऑफ m डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ 5 ऑफ m। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 1.5। c फाइंड करने का दूसरा मेथड है c डेरिवेटिव ऑफ 5n ऑफ m प्लस 5n माइनस 1 ऑफ m, यानी कि फोर्थ डिग्री वाली थी वो यहाँ पे लिख लेंगे और जो थर्ड डिग्री वाली थी वो यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद लिखेंगे। डेरिवेटिव जो फाइंड किया था हमने वो ये आ गया और विदाउट डेरिवेटिव ये आ गया। m हमारे पास 2 था, यहाँ पे हम m की जगह पे 2 पुट कर देते हैं। जब m की जगह पे 2 पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद c की वैल्यू यहाँ से भी 1.5 ही आ रही है। चाहे उस मेथड से करें चाहे इससे, तो c का आंसर हमारा सेम आना चाहिए। जब m और c दोनों फाइंड हो चुके हैं तो y इक्वल टू mx प्लस c, m की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1.5 है। ये एसिम्पटोट आपका आ गया y इक्वल टू 2x प्लस 1.5 या 3/2 जो भी लिख लें।